वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। आज का जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसका जो लास्ट टॉपिक रह रहा है फर्टिलाइजेशन टॉपिक, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में बताया कि किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू हैप्लॉइड गैमेट बना देते हैं, तो उसके बाद अब उन दोनों गैमेट का क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है। ठीक है, इससे पहले मैंने ओवम के बारे में भी बताया था कि जब ओवम रिलीज होता है तो उसके दो फेट होते हैं। इफ़ इट इज़ अनफर्टिलाइज तो उसको हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू उसको अच्छे से पढ़ा कि एक अनफर्टिलाइज ओवम का मेनली फेट क्या होता है, फिर उसका होता क्या है, जिसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंप्लीट किया है। बट इफ़ ओवम कम इन कॉन्टेक्ट विद स्पर्म, ठीक है, तो उसका फर्टिलाइजेशन होगा। फिर कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते अपने टॉपिक फर्टिलाइजेशन की तरफ। देखो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, चाहे हम प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ें या फिर एनिमल रिप्रोडक्शन में पढ़ें, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो भी दो हैप्लॉइड गैमेट होते हैं, ठीक है, एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, जब इनका फ्यूज़न होता है तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, वही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो फर्टिलाइजेशन इज़ द फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट विद द मेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बट इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, इट अकर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कहाँ पे होता है, आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पढ़ा है वो इस तरीके से आपको डायग्राम दिखा होगा। यहाँ पे क्या होता है, ये ओवरी होता है। ठीक है, तो मैंने आपको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें इस रीजन को हम बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस रीजन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो जो ओवम है वो यहाँ पे आके रेस्ट करता है। इट विल वेट फॉर द स्पर्म। जैसे ही स्पर्म आएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है इंसेमिनेशन का प्रोसेस। तो इंसेमिनेशन का डेफिनेशन क्या है, इंसेमिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ सीमेन। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ सीमेन इन फीमेल वेजाइना विच इज़ क्लोज टू द सर्विक्स। ठीक है, आपने ऐसे करके जो डायग्राम देखा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, दिस इज द सर्विक रीजन। ठीक है, सर्विक्स रीजन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर्विक्स में जब क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है, तो क्या होता है, जो स्पर्म है इट विल रीच टू द एम्पुला इस्थमस। ठीक है, एम्पुलरी इस्थमस रीजन में जाएगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब आपको फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेन पढ़ना क्या है, ठीक है, जो स्पर्म होता है, मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्म है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, ओवम के पास जाएगा। ठीक है, ओवम के पास सिर्फ वही स्पर्म क्या करेगा, फर्टिलाइज हो पाएगा, जो इसके बाहर एक टफ लेयर होती है। ठीक है, उस टफ लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा का जहाँ पे भी जिक्र आया है, वेदर इट इज़ इन गैमेटोजेनेसिस या मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैंने आपको हर बार जोना पेलुसिडा का फंक्शन बताया। और एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है आपके एग्जाम में कि जोना पेलुसिडा का काम क्या होता है, या फिर जो स्पर्म का हेड होता है, एक्रोसोमल पार्ट ऑफ द स्पर्म जो है वो किस लेयर को पेनिट्रेट करता है। ठीक है, तो मिलियन ऑफ स्पर्म जब इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू वो जब सर्विक्स में जाते हैं तो उनमें से एक या दो ही स्पर्म क्या कर पाते हैं, जोना पेलुसिडा को क्या करते हैं, उसकी वॉल को ब्रेक कर पाते हैं। ठीक है, इफ़ इट बाय चांस, ठीक है, वो ब्रेक कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं, इन मैनी चांसेस नहीं हो पाता है, इसी वजह से लोगों में क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है। ठीक है, तो फिर फोर्सफुली थ्रू द गन इंजेक्शन क्या किया जाता है, जिसे हम IVF भी कहते हैं, फिर इस स्पर्म को फोर्सफुली क्या करा जाता है, इसके अंदर ओवम के अंदर इंजेक्ट करा जाता है। ठीक है, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं कॉमन में। तो मेनली फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवम। ठीक है, ओवम का जो सबसे बाहर का टफ लेयर होता है उसके पास ये आता है एंड इट फैसिलिटेट द चेंजेस इन द ओवरी वॉल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ, जैसे ही ओवम के पास क्या आता है, स्पर्म का हेड आता है। ठीक है, और वो जोना पेलुसिडा को क्या करता है,
ब्रेक कर देता है तो ओवम अपने अंदर क्या करता है, अपने वॉल में कुछ चेंजेस ले आएगा, ठीक है। ऐसे चेंजेस ले आएगा, क्या चेंजेस ले आएगा कि अगर बाहर कुछ स्पर्म अभी भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो दे विल नॉट पेनिट्रेट द ओवम, वो ओवम को अब फर्दर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको एक न्यूक्लियस मिल चुका है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवम एंड इट फैसिलिटेट द चेंजेस इन द ओवरी वॉल टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, ठीक है। जैसे ही जोना पेलुसिडा को ब्रेक कर देता है तो बाकी स्पर्म एंटर ना कर पाए, उसके लिए वो क्या करता है, इट फैसिलिटेट द चेंजेस इन द ओवरी वॉल। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल कब होता है, जब एक्रोसोम का जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, मैंने आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके 4 जो पार्ट होते हैं। तो स्पर्म का जो मेन हेड पार्ट होता है, हेड रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो क्या करता है, इट पेनिट्रेट द जोना पेलुसिडा। तो वो क्या करता है, जोना पेलुसिडा को क्या करता है, पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको oogenesis में बताया था। oogenesis में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो oogonia है, ठीक है, वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने के बाद वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने के बाद वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। फिर ये जो इसके बाद मियोसिस प्रोसेस शुरू होता है जिसमें वो प्राइमरी oocyte बनाता है एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। फिर ये भी डिवाइड होके क्या बनाता है, सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी। मैंने आपको बताया था कि oogenesis प्रोसेस जब होता है तो फीमेल में जो ओवम है वो मियोसिस 2 स्टेज के मेटाफेज 2 स्टेज में अपने आप को सस्पेंड कर लेता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा माइटोसिस और मियोसिस में कि जो डिवीजन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है, फिर टीलोफेज आता है, ठीक है। लेकिन oogenesis में जो सेकेंडरी oocyte है वो सस्पेंड रहता है, ठीक है, अपने डिवीजन को क्या करता है, सस्पेंड कर देता है। कब, किस स्टेज में, मेटाफेज 2 जो है उसका स्टेज, उसमें वो अपने आप को सस्पेंड कर देता है, ठीक है। और जो बाकी का जो डिवीजन प्रोसेस है वो कब शुरू होता है, जब उसके पास स्पर्म आता है। तो मेन जो ओवम है, ठीक है, वो अपना लास्ट स्टेज ऑफ डिवीजन कब कंप्लीट करता है, जब उसके पास स्पर्म आता है। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब जैसे ही स्पर्म आएगा, ठीक है, तो जो सेकेंडरी oocyte सस्पेंडेड था, ठीक है, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना फर्दर मियोसिस प्रोसेस कंप्लीट करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू ooted, ठीक है। दिस वर्ड यू हैव टू रिमेंबर, ooted वर्ड, ठीक है, ये ooted में कन्वर्ट हो जाता है। यही क्या कहलाता है, मेनली हैप्लॉइड ओवम कहलाता है, जो किसके साथ फर्टिलाइज होगा, हैप्लॉइड, कौन सा हैप्लॉइड, स्पर्मेटोजोआ के साथ वो क्या करेगा, फ्यूज होगा एंड फिर क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो होगा इम्प्लांटेशन प्रोसेस का। ये जाइगोट बन गया है, वो इम्प्लांट कहाँ होगा, फिर उसका एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होगा, ठीक है, किस वीक में कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हम पढ़ेंगे। ये अभी आपका क्या था, सिर्फ फर्टिलाइजेशन इवेंट था। अब फर्टिलाइजेशन के बाद का जो टॉपिक है दैट इज़ अ इम्प्लांटेशन। उसे समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या होता है, उसमें जो जाइगोट बन चुका था वो जाइगोट क्या है, कुछ सेल डिवीजन शुरू होगा, उसके अंदर माइटोसिस शुरू होगा, वो अपने सेल्स के अंदर चेंजेस लाएगा, सेल के नंबर को इंक्रीज़ करेगा और फिर वो यूट्राइन वॉल के अंदर क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन में हम पढ़ रहे हैं कि इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है, ठीक है, 2n जाइगोट होता है, एक एंड वो हाफ क्रोमोसोम अपने फादर से ले रहा है और एक मदर से ले रहा है हाफ क्रोमोसोम। तो ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, इट इम्प्लांट इन द यूट्रस दैट इज इनटू द एंडोमेट्रियम वॉल। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। बट ये प्रोसेस इतना ईजी नहीं है, ठीक है। पहले वो क्या होता है, जो जाइगोट है वो क्या करता है, ओविडक्ट से आते आते फिर यूट्रस की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसके स्टेजेस हैं कि कब ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोसिस्ट या मोरुलर स्टेज कब कहाँ पे होता है, उसका एक बहुत अच्छा डायग्राम है, उसे हम इसमें अभी स्टडी भी करेंगे उस डायग्राम को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी
नो अबाउट द स्टेजेस, ठीक है। तो सबसे पहले जब जाइगोट बनता है, इट मूव फ्रॉम द ओविडक्ट, ठीक है, दिस इज द ओविडक्ट, ये जो आपको दिखता है ये एरिया क्या कहलाता है, ओविडक्ट कहलाता है। तो जाइगोट मूव फ्रॉम ओविडक्ट टू द यूट्रस, फिर वो यूट्रस की तरफ जाता है एंड यहीं पे उसका क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। पहले वो 2 सेल्ड स्टेज सेल बनता है, फिर 4 सेल्ड, 8 सेल्ड एंड फिर 16 सेल्ड क्या बनाता है कि स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो जो 16 सेल्ड ब्लास्टोमियर स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मोरुला। व्हाट इज ब्लास्टोमियर, ये जो सेल है पहले ये 2 सेल्ड स्टेज था, फिर इसका क्लीवेज होगा, ये 4 सेल्ड स्टेज बनेगा, ठीक है, फिर ऐसे करके वो 8 सेल्ड स्टेज बनेगा, ऐसे करके फिर वो 16 सेल्ड स्टेज बनेगा। उसके अंदर नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ईच सेल इन अ ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ठीक है। और एक 16 सेल जो ब्लास्टोमियर होता है उसका एक पर्टिकुलर नाम रख दिया जाता है, वी कॉल इट मोरुला, ठीक है। अब मोरुला भी क्या करता है, कंटिन्यू डिवाइड करेगा, मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। तो हमें देखो क्या मिला, सबसे पहले हमें जाइगोट मिला, फिर हमें ब्लास्टोमियर मिला, ठीक है। ब्लास्टोमियर के बाद हमें क्या मिला, मोरुला मिला, फिर मोरुला के बाद ये हमें क्या मिल रहा है, ब्लास्टोसिस्ट मिल रहा है। इसके बाद हमें फाइनली क्या मिलेगा, एम्ब्रियो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, यानी सेल की संख्या पहले बढ़ेगी, उसके बाद वो सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, देन ऑर्गन डेवलपमेंट स्टार्ट होगा एम्ब्रियो के अंदर। तो ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिट्स आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर एंड इनर लेयर। अब जो ब्लास्टोमियर, ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, तो ये अपने सेल को अब ऑर्गेनाइज करना शुरू करेगा, ठीक है। तो जो बाहर की लेयर होगी, ठीक है, उसको तो हम क्या कह देंगे, वी कॉल इट ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन आता है आपके एग्जाम में। एंड अंदर का जो सेल है दैट इज द इनर सेल मास। इनर सेल मास का भी आपके एग्जाम में फंक्शन आता है, क्या होता है देखो। अब जो हमें क्या मिला, एक ब्लास्टोसिस्ट मिला, उसके बाहर जो लेयर होता है ना ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, वो क्या करता है, एंड अंदर का जो इनर सेल मास होता है वो क्या करता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, इट गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द इनर सेल मास, ठीक है। आपको मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करके दिखाया था, ठीक है, तो आपने इस तरीके से एंडोमेट्रियम वॉल देखा था, ठीक है। तो जो कौन सा ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या करेगा, ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या करेगा, यूट्राइन वॉल का जो एंडोमेट्रियम वॉल है उससे क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये जो यूट्राइन वॉल है ना, ये भी क्या करेगा, इस ब्लास्टोसिस्ट के बाहर एक कवच सा, एक एनवलप बनाना शुरू कर देगा और फिर हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, वी कॉल इट एम्ब्रियो, ठीक है। आपने देखा होगा जब बेबी बर्थ करता है तो उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, दैट इज़ डेवलप फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, और एंडोमेट्रियम की जो सबसे आउटर थिन लेयर होती है उससे वो डेवलप्ड होता है, ठीक है। और बच गया आप क्या, जो उसका इनर सेल मास होता है वो क्या करता है, उस एम्ब्रियो के अंदर जितना भी ऑर्गन डेवलपमेंट होगा, हार्ट, लंग्स, ठीक है, ऑल द ऑर्गन्स जो डेवलपमेंट होंगे वो कौन करेगा, इनर सेल मास करेगा, ठीक है। तो आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल डिवाइड एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, जैसा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, डिवीजन के बाद यूट्राइन वॉल भी क्या करेगा, ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा, विच एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम वॉल। देखो यहाँ पे वो एंडोमेट्रियम वॉल में क्या है, एम्बेडेड है, ठीक है, ऑफ द यूट्रस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में ऑल ओवर आपने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो जाइगोट बन चुका है वो जाइगोट अब क्या करेगा, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवीजन शुरू करेगा, ठीक है। 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 16 सेल्ड स्टेज में वो ब्लास्टोमियर बनेगा। उसके बाद वो मोरुलर स्टेज में आ जाएगा। 16 सेल्ड स्टेज जो होता है वो मोरुलर स्टेज होता है। फिर मोरुलर स्टेज कंटिन्यू क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, अपने बाहर एक लेयर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। वो ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, एंडोमेट्रियम वॉल से क्या होगा, अपने आप को अटैच
करता है, यानी एम्ब्रियो जो है वो एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच्ड कब होता है, उसका ट्रोफोब्लास्ट हेल्प करता है उस अटैचमेंट में। एंड साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियम वॉल होता है वो भी क्या करता है, उस एम्ब्रियो को क्या करता है, कवर करने की कोशिश करता है, उसको एक उसके ऊपर एक एनवेलप बना देता है। ठीक है, बच गया अंदर का जो इनर सेल मास होता है वो अब एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस में क्या करेगा, अपना फंक्शन प्रोवाइड करेगा एंड जो भी एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन्स बनते हैं वो इनर सेल मास बनाएगा। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे कि किस वीक में कौन सा एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस में हम सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कोरियोनिक विलाय के बारे में एंड प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है, क्योंकि जब कोरियोनिक विलाय बनेगा एंड प्लेसेंटा बनेगा उसी के बाद बाकी के जो एम्ब्रियो होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, बट जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है तो सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हमें समझने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम के लिए हमारा जो बेसिक यूनिट क्या होता है वो न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। इसी तरीके से लिविंग बीइंग का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल होता है। तो इसी तरीके से एम्ब्रियो के लिए जो मेन स्ट्रक्चर है ना, जो पहला चीज़ बनना चाहिए वो होता है प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के बारे में क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कोरियोनिक विलाय, प्लेसेंटा एंड जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उससे रिलेटेड लोगों को, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि बेसिकली इन तीन चीज़ों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इन तीनों में डिफरेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर आउट कर दूंगी। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, मैंने बताया इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो यूट्राइन वॉल होता है वो क्या करता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको कवर कर लिया। ठीक है, जैसे ही उसने कवर किया तो उसके अंदर का जो इनर सेल मास है वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालेगा। ठीक है, अंदर का जो इनर सेल मास है वो क्या करेगा, फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस निकालेगा। ठीक है, वो प्रोजेक्शंस जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाय बोलते हैं, विच इज सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू, जो यूट्राइन टिश्यू से क्या होता है, सराउंडेड होता है ऐसे। ठीक है, एंड अलोंग विद यूट्राइन वॉल में जो मैटरनल ब्लड होता है, यानी मदर का जो ब्लड होता है उसका भी इसमें सप्लाई होना शुरू होता है। यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यूट्राइन वॉल से कवर होने के साथ साथ क्या मिलता है, उसको मैटरनल ब्लड में मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मदर कुछ हेल्दी खा रही है या फिर टॉक्सिक कुछ भी ले रही है, वो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा उसका असर किस पे पड़ेगा, फीटस पे पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैटरनल ब्लड सप्लाई हो रहा है थ्रू द कोरियोनिक विलाय। अब ये जो कोरियोनिक विलाय है प्लस यूट्राइन टिश्यू अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल, इट विल फॉर्म अ इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों मिलके एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसी इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट प्लेसेंटा। ठीक है, तो कोरियोनिक विलाय एंड यूट्राइन टिश्यू form a integrated structure, jointly form a structural and functional unit between the fetus and maternal body। यानी फीटस एंड मैटरनल बॉडी के बीच में जो भी एक्सचेंज होना होगा, फीटस को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, फीटस को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, एंड इफ फीटस इज एक्सक्रीटिंग समथिंग वेस्ट या वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है तो वो फीटस के बॉडी से बाहर कहाँ जाएगा। ठीक है, वो सब काम कौन करता है, ये प्लेसेंटा करता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द फीटस एंड द मैटरनल बॉडी। इसके फंक्शन आपके एग्जाम में आते हैं। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, ठीक है, फीटस को भाई ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेशन होना है उसके बॉडी में, उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द फीटस, फीटस को डेवलप होने के लिए प्रोटीन, आयरन की जो मात्रा चाहिए, उसके अंदर ब्लड वेसल्स बनेंगे, ये सब कौन सप्लाई करता है, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को सप्लाई होता है। एंड इफ फीटस इज रिमूविंग सम टॉक्सिक मटेरियल, सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या कोई वेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल बना रहा है वो बॉडी में, तो वो भी क्या होगा, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस क्या करेगा, उसको एग्जिट कर देगा। ठीक है, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्बिलिकल कॉर्ड, दिखा होगा एक कॉर्ड सा निकलता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ बेबी। तो ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड है ये भी हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द बेबी। अगर मदर से फीटस को क्या चाहिए, फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड हेल्प करता है। या फीटस से या एम्ब्रियो से कुछ एक्सचेंज करना है मदर को,
तो भी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है एक एक्सचेंज मटेरियल में हेल्प करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो प्लेसेंटा है इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू ऑल्सो, ठीक है। क्यों एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है? एंडोक्राइन का काम क्या होता है? इट सीक्रेट सेवरल हार्मोन्स, ठीक है। तो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह जब ये काम करता है तो ऑब्वियस सी बात है इट विल सीक्रेट सम हार्मोन्स लाइक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एंड ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हार्मोन सिक्रीट करेगा, ओस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करेगा, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ये यूट्राइन वॉल को हेल्दी रखने के लिए दोनों हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी फेज़ में यानी इसी प्रेगनेंसी फेज़ में ओवरी भी क्या करता है? अपना रोल प्ले करता है। ओवरी भी क्या करता है? एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है विच फंक्शंस अलॉन्ग विद ऑल दीज HPL एंड HCG, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के साथ रिलैक्सिन भी क्या करता है? अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड ये जितने भी हार्मोन होते हैं ये फीटस के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ये हार्मोन्स जो है इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी हैं। जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं जो सिक्रीट होते हैं एट द एम्ब्रियोनिक लेवल। तो ये अभी आपने सिर्फ क्या पढ़ा कि जब फीटस बनता है तो उसको मेन जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, उसका एक्सक्रीशन करना है, उसके लिए कौन सा टिश्यू जो है इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कैसे बनता है? कॉरियोनिक विलाई के साथ यूट्राइन टिश्यू मिलकर एंड सम ब्लड वेसल्स मिलके एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं। किसका काम करते हैं? फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ मटीरियल्स। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अब जो इनर सेल मास हैं दे विल डेवलप 3 काइंड ऑफ जर्म लेयर जिन्हें हम एंडोडर्म बोलते हैं, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू एंडोडर्म। इनर सेल मास जो होगा वो एंडोडर्म बनाएगा। आउटर सेल मास विल डिफरेंशिएट इनटू एक्टोडर्म एंड इन दोनों के बीच का जो सेल होगा वो क्या बनाएगा? मेसोडर्म। यही तीनों लेयर मिल के क्या बनाते हैं? एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है इनर सेल मास में जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। कुछ लोग स्टेम सेल को क्या करते हैं? स्टोर भी करते हैं। इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि इन केस फ्यूचर अगर कि उस सेम ऑर्गेनिज्म को या उसके जो रिलेटिव हैं उसी सेम स्पीशीज़ के उनका DNA मैच हो रहा है तो उनका अगर ऑर्गन नया बनाना हो तो इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि एक नया ऑर्गन आफ्टर सम टाइम बन सकता है। ये नया किडनी बना सकता है, ठीक है, ब्रेन सेल बना सकता है, बट इसको स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है इनर सेल मास में। कुछ लोग इसको स्टोर भी करते हैं इन स्टेम सेल्स को, जो क्या इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि बाद में भी ये उस ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे आपके सामने एक मैंने चार्ट बना रखा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? इट इज़ अ टाइम पीरियड, ठीक है। ये टाइम पीरियड होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, ठीक है। कब स्टॉप होगा? ऑब्वियस सी बात है ओवम जो है फर्टिलाइज हो चुका होगा, ठीक है। तो फ्रॉम द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टिल द डिलीवरी का जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है कि किस वीक में या किस ट्राइमेस्टर में या किस मंथ में कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है, ठीक है। मैचिंग के फॉर्म में भी आया है, फिलअप्स के फॉर्म में भी आया है, तो इसे एग्ज़ाम में आप जो है ज़रूर करके जाना। तो फर्स्ट जो सबसे पहला ऑर्गन बनता है बेबी में वो क्या बनता है? हार्ट बनता है, दैट इज़ इन 4 to 5th वीक। तो सबसे पहले हमें फीटस का क्या सुनने को मिलता है? हार्ट बीट सुनने को मिलता है, ठीक है। 12th वीक में जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं, तो जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, वो बन जाते हैं, डिजिट्स फिंगर्स बन जाते हैं, लिम्स जनरेट हो जाते हैं, 4 लिम्स, अपर लिम्स। एक्सटर्नल जेनाइटल जो है वो भी इसमें डेवलप हो जाता है 12th वीक में। 21st वीक में हम देखते हैं कि जो फीटस सबसे पहले बार मूवमेंट शो करता है वो कब शो करता है? 21st वीक में शो करता है। 24th वीक में हम देखते हैं कि जो बॉडी होता है फीटस का, इट इज़ कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, ठीक है। बॉडी में हेड में हेयर देखने को मिलता है, बॉडी में भी हेयर देखने को मिलता है। तो जो फाइन हेयर्स होते हैं बॉडी में वो 24th वीक में देखने को मिलता है। आई लैशेस बनते हैं फीटस के, एंड अभी तक फीटस का आईलिड जो था वो क्लोज था, लेकिन जो 24 वीक आएगा,
ठीक है, वहाँ पे उसका आईलिड जो है वो ओपन हो जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ 9th month फीटस इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। तो फीटस जो होगा वो डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये गेस्टेशन पीरियड हो गया। इसके बाद आपका जो प्रोसेस आएगा दैट इज़ अ पार्चुरेशन पीरियड। पार्चुरेशन पीरियड जो होता है वो एक डिलीवरी का पीरियड होता है। इसमें बहुत सारे हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। एंड लैक्टेशन क्या होता है, जिसमें मदर जो होती है इट विल एबल टू प्रोड्यूस मिल्क। ठीक है, वो मिल्क प्रोड्यूस करती है थ्रू द मैमरी ग्लैंड। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द लैक्टेशन पीरियड। पीरियड क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड इज द 9 month ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड इन ह्यूमन बीइंग को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद पार्चुरेशन पीरियड आता है। गेस्टेशन पीरियड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। पार्चुरेशन पीरियड में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस व्हेन द vigorous contraction ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जब एंड ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है यानी 9 month का एंड चल रहा होता है, उस टाइम पे जो यूट्रस की वॉल होती है उसमें vigorous contraction होता है विच कॉजेज द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस, जिससे फीटस जो होता है वो बाहर क्या होता है, एक्सपेल्ड हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पार्चुरेशन पीरियड या पार्चुरेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी पार्चुरेशन पीरियड जो होता है ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोसेस होता है। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमिटिंग सिग्नल वाला मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो फीटस होता है फुली डेवलप्ड फीटस होता है प्लस प्लेसेंटा जो होता है इट सेंड सिग्नल टू द मैटरनल पिट्यूटरी। ठीक है, जो मैटरनल पिट्यूटरी होता है उसको सिग्नल भेजता है एंड फिर वो क्या करता है, जो मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, ये जो यूट्राइन वॉल होता है मदर का, ठीक है, ये आपने ऐसे देखा होगा, ये क्या करता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देगा। यानी यूट्राइन का जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो क्या होगा, यहाँ से दोनों तरफ से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा सो दैट जो बर्थ कैनाल है वो क्या हो जाए, ब्रॉड हो जाए। ठीक है, एंड जो फीटस है वो इजीली एक्सपेल्ड आउट हो जाए। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने का जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। कब तक चलता रहता है, जब तक कि बेबी का डिलीवरी नहीं हो जाता, फीटस डिलीवर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यू सिग्नल एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है, टिल द बर्थ। तो कंटिन्यू कंट्रैक्शन लीड्स टू द बर्थ ऑफ चाइल्ड थ्रू द बर्थ कैनाल। साथ में जो प्लेसेंटा जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा था वो भी क्या होता है, वो भी एक्सपेल्ड हो जाता है। एंड रिलैक्सिन हार्मोन भी जो होता है वो मैटरनल बॉडी जो है रिलीज करता है, जिसमें क्या होता है, वो पेल्विक को जो मदर पेल्विस होता है उसको बर्थ के टाइम पे, ठीक है, एक प्रिपरेशन प्रोवाइड करता है, एक अच्छा प्रिपेयर कर देता है पेल्विक लिगामेंट को, सो दैट जो चाइल्ड बर्थ है वो इजीली क्या हो जाए, पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो पार्चुरेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है लैक्टेशन पीरियड आता है। ठीक है, लैक्टेशन में क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है, जो मदर होती है इट विल एबल टू प्रोड्यूस द मिल्क। उसमें क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मिल्क प्रोडक्शन में आपको पता है बहुत सारा प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, उस प्रोटीन का नाम आता है कि वो प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है जो मदर के मिल्क में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी प्रोटीन की वजह से जो मदर का मिल्क होता है इट इज़ पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, पेल येलो कलर का मदर का जो मिल्क होता है वो पेल येलो कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसमें जो होता है बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी जो होते हैं एंड इन एंटीबॉडी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट नेचुरल एंटीबॉडीज़, जो बेबी में क्या होता है, लाइफ लॉन्ग रहता है। उसका मतलब एक तरीके से वो उसके अंदर बेबी के अंदर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जनरेट कर देता है। उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये आपका टॉपिक भी है, हम आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो पैसिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स वाला जो आपका चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। ठीक है, अगला चैप्टर मेरा वही चैप्टर होगा
डिजीज़ वाला चैप्टर, जिसमें हम इम्यूनिटी को पढ़ेंगे। इम्यूनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन इम्यूनिटी आएगा, वैक्सीनेशन क्या होता है, एंटीबॉडी का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो इस तरीके से आपको जो ये पूरा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को ख़त्म हुआ है। ठीक है, हमने आज क्या करा, मैं एक बार आपको रिकैप दिलवा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद हमने उसमें पढ़ा कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसमें क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के बाद हमने पढ़ा कि जो मेन स्ट्रक्चर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा उसके अंदर डेवलप होता है। प्लेसेंटा डेवलप होने के बाद हमने क्या पढ़ा, उसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, किस वीक में कौन सा ऑर्गन बनता है। ठीक है, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद हमने क्या पढ़ा, उसका गेस्टेशन पीरियड ही क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस पीरियड कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पार्चुरेशन कैसे होता है, पार्चुरेशन में कौन कौन से हार्मोन हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपने 2 हार्मोन पढ़े, ऑक्सीटोसिन पढ़ा एंड रिलैक्सिन हार्मोन पढ़ा, जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लैक्टेशन पीरियड आता है। लैक्टेशन पीरियड में हमने पढ़ा कि मदर जो होती है वो मिल्क प्रोडक्शन शुरू कर देती है। उसके मिल्क में एक येलो कलर का मटेरियल होता है, प्रोटीन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। एंड कोलेस्ट्रम में जो इम्यूनिटी होती है वो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो एक लाइफ लॉन्ग अपना रोल प्ले करती है बच्चे के अंदर, क्योंकि जो सबसे पहला इम्यूनिटी डेवलप होता है वो मदर के थ्रू ही डेवलप होता है। एंड दैट काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो इस तरीके से आपका जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है वो पूरा फिनिश होता है। आई होप आपको जो प्रीवियस क्लासेस भी होंगे वो समझ आए होंगे, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि आपको डायग्राम के थ्रू समझाना है। एंड एनसीईआरटी को मुझे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, मैं बिल्कुल एकदम फ्लैश में नहीं पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने अच्छे से प्रिपेयर्ड नोट्स, वेदर इट इज़ इन बोर्ड और वेदर इट इज़ इन नोटबुक, वो मैंने आपको अच्छे से प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, साथ साथ आप अपना एनसीईआरटी भी करते रहना। इससे रिलेटेड आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है।